हाय गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू अवर चैनल कंसेप्ट विद केएस सर। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कंसेप्ट विद केएस सर के साथ। तो देखिए, जो हमारी पॉलिटिकल साइंस की सीरीज चल रही है उसी में हम लेकर के आए हैं आज। देखो, हमने पॉलिटिकल साइंस की सीरीज में कंप्लीट कर लिया था आर्टिकल नंबर 21 तक, ठीक है, एंड 22 भी हमने कंप्लीट कर लिया था। तो हमने आर्टिकल नंबर 22 तक कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम लेकर के आए हैं उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आर्टिकल 23 एंड 24, ठीक है। तो आज हम लेकर के आए हैं आर्टिकल 23 एंड 24। तो देखो, ये जो पॉलिटिकल साइंस की सीरीज चल रही है इसमें हमने फंडामेंटल राइट स्टार्ट किए थे एंड हम काफ़ी डिटेल के साथ में इसको कवर करते हुए जा रहे हैं। तो ये जो सीरीज होने वाली है वो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से स्टार्ट की गई है, तो आपके एग्जाम में काफ़ी ये हेल्प करने वाली है। तो देखिए, हमने आर्टिकल 22 तक कंप्लीट कर लिया था। आज चलते हैं हम टाइम को खराब ना करते हुए आर्टिकल 23 पर। तो देखिए, अगर बात करें हम आर्टिकल 23 की, तो देखो सबसे पहले हमको, जैसे हम आर्टिकल 23 को पढ़ने से पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने आर्टिकल 22 तक सारा कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। अब 22 तक मतलब हमारे क्या चल रहे थे, हमारे चल रहे थे फंडामेंटल राइट। क्या चल रहे थे हमारे? फंडामेंटल राइट चल रहे थे। एंड हमने देखा था कि भाई हमारे पास टोटल 6 फंडामेंटल राइट हैं। टोटल कितने फंडामेंटल राइट हैं हमारे पास? 6 फंडामेंटल राइट हैं। इस 6 में से जो हमारा पहले नंबर का फंडामेंटल राइट था वो कौन सा? राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी था, जिसको हम क्या बोलते हैं? समानता का अधिकार। क्या बोलते हैं जिसको हम? समानता का अधिकार, जिसको हम क्या बोलते हैं? समानता का अधिकार बोलते हैं। और इस समानता के अधिकार में आर्टिकल कौन कौन से आते थे? तो आर्टिकल 14 से लेके 18 तक इस वाले फंडामेंटल राइट में आते थे। तो हमने आर्टिकल 14 से 18 तक कंप्लीट कर लिया था। एंड तो देखिए, जो सबसे पहले नंबर का हमारा फंडामेंटल राइट है वो कौन सा है? राइट टू इक्वलिटी, जिसको हम क्या बोलते हैं? समानता का अधिकार बोलते हैं, ठीक है। और इस समानता के अधिकार में कौन कौन से आर्टिकल आते हैं? तो इस समानता के अधिकार में आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक आते हैं, जो कि हमने कंप्लीटली देख लिया था, ठीक है। एंड सेकेंड वाला जो हमारा फंडामेंटल राइट था, सेकेंड वाला हमारा फंडामेंटल राइट जो था, तो सेकेंड वाला हमारा फंडामेंटल राइट था राइट टू फ्रीडम, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्वतंत्रता का अधिकार। क्या बोलते हैं जिसको हम? स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। तो ये स्वतंत्रता का अधिकार हमारा सेकंड वाला फंडामेंटल राइट था, जिसमें आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक आते हैं। जिसमें आर्टिकल 19 से लेकर कहाँ तक आते हैं? 22 तक आते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें, हमारा फंडामेंटल राइट मेन टॉपिक चल रहा है, तो फंडामेंटल राइट में जो हमारे टोटल 6 फंडामेंटल राइट है, 6 फंडामेंटल राइट में से पहले नंबर का जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो है राइट टू इक्वलिटी, मतलब समानता का अधिकार, जिसमें आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक हमने कवर कर लिए थे। एंड सेकंड वाला हमारा है राइट टू फ्रीडम, जिसको हम स्वतंत्रता का अधिकार भी बोलते हैं, जिसमें आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक आते हैं, आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक आते हैं, ठीक है। तो ये भी हमने कंप्लीट कर लिया था। अब देखिए, तो दोनों हमारे 2 फंडामेंटल राइट क्लियर हो गए, कंप्लीट हो गए। अब देखिए, अब आता है हमारा थर्ड नंबर का शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसको बोलते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, या इसको राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, तो इसको राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन भी बोलते हैं। तो देखिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो हमने सबसे पहले नंबर का जो हमारा फंडामेंटल राइट था वो तो था कौन सा? राइट टू इक्वलिटी, जो कंप्लीट कर लिया। सेकंड नंबर का राइट टू फ्रीडम, जो कंप्लीट कर लिया। अब थर्ड नंबर का आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, या शोषण के विरुद्ध अधिकार। और इसमें कौन कौन से आर्टिकल आएंगे? तो इसमें आर्टिकल 23 एंड 24 आते हैं। इसमें कौन कौन से आर्टिकल आते हैं? 23 एंड 24 आते हैं।
तो अब आपको समझ में आया कि भाई हम पढ़ने क्या वाले हैं, हम हमारे 3rd नंबर के फंडामेंटल राइट शोषण के विरुद्ध अधिकार को पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम कौन कौन से आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया भाई हम कहाँ से स्टार्ट किए थे, हमने फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकारों से स्टार्ट किया था। कहाँ से स्टार्ट किया था, मौलिक अधिकारों से हमने स्टार्ट किया था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल 23 और 24। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24 को हम आज कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो ये तो हमने जो पहले कंप्लीट करा दिया उसके बारे में था। तो थोड़ा क्या है, कुछ बच्चे नए भी जुड़ते हैं तो उस वजह से ये हमने एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर दिया था थोड़ा सा। ठीक है, अब चलते हैं हम कंटिन्यूसली आगे। तो देखिए हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक पर, आर्टिकल 23 पर। तो आर्टिकल 23 क्या कहता है, आर्टिकल 23 बात करता है शोषण के विरुद्ध अधिकार की। किसकी बात करता है आर्टिकल 23, शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करता है। एंड इसमें जो शोषण है वो 3 प्रकार का बताया गया है। ठीक है, इसमें यहाँ पे जो शोषण है मैंने 3 प्रकार का बताया गया है इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग। तो देखिए एक तो होता है मानव दुर्व्यापार, एक होता है बालाश्रम और एक होता है बेगार। ठीक है, मानव दुर्व्यापार का मतलब क्या है भाई, मानव दुर्व्यापार की बात करें तो मानव दुर्व्यापार का मतलब है मानवों की खरीद फरोख्त, मानवों की खरीद फरोख्त। मानवों की खरीद फरोख्त का मतलब है कि भाई आप मानवों को नहीं बेच सकते हो। जैसे होता है ना ह्यूमन ट्रेड होता है, ह्यूमन ट्रेड का मतलब मानवों का व्यापार होता है ना। ठीक है, तो मानवों का व्यापार आप नहीं कर सकते हो, इसके विरोध में ये आर्टिकल है। ठीक है, तो मानवों की खरीद फरोख्त और मानवों के शारीरिक अंगों के, जितने भी ह्यूमंस हैं उनके शारीरिक अंगों को भी आप नहीं बेच सकते हो, ये भी इस आर्टिकल में मेंशन किया गया है। तो ठीक है, तो हमने देखा कि भाई जो मानव दुर्व्यापार शोषण है वो इतने प्रकार का बताया गया है इस आर्टिकल में। ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन इतने प्रकार का, इतने टाइप का बताया है। तो भाई मानव दुर्व्यापार का मतलब क्या है, मानवों की खरीद फरोख्त। ठीक है, मानवीय अंगों की खरीद फरोख्त। एक और लिख सकते हैं हम इसमें, मानवीय अंगों की खरीद फरोख्त। ठीक है, मानवीय अंगों की खरीद फरोख्त। जैसे कि कभी आपने मूवी वगैरह में देखा होगा कि जब किसी की डेथ हो जाती है तो इलीगली रूप से उसके बॉडी के ऑर्गन्स को निकाल के बेच दिया जाता है। ठीक है, उनका ट्रेड कर दिया जाता है, व्यापार कर दिया जाता है। तो ये बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है, इसके अगेंस्ट में है ये आर्टिकल। तो आर्टिकल 23 किसके अगेंस्ट में है, जो मानवों की खरीद फरोख्त होती है, मानवीय अंगों की जो खरीद फरोख्त होती है उसके अगेंस्ट में है आर्टिकल 23। उसके विरोध में है अनुच्छेद नंबर 23। तो बोला गया है कि भाई मानवों की, एक तो मानवों का आप व्यापार नहीं करोगे, मानवों की खरीद फरोख्त आप नहीं करोगे। सेकंड बात क्या की गई है, सेकंड बात में बोला गया है कि मानवीय अंगों की खरीद फरोख्त नहीं करोगे। मानवीय अंगों का मतलब जो ह्यूमन ऑर्गन होते हैं ह्यूमन बॉडी के, उनके ऑर्गन्स को आप नहीं बेचोगे। ठीक है, तो ये बात किसमें की गई है, ये आर्टिकल 23 में की गई है। अब बात करते हैं हम बालाश्रम की, कि भाई ये बालाश्रम क्या होता है। तो देखो इसका एग्जाम्पल देखें तो देखो इसमें सिंपल है, ये कहता है कि भाई एक तो बिना मर्जी के कार्य करवाना। ठीक है, बिना मर्जी की कार्य नहीं करवाओगे भाई आप एक तो। ठीक है, ये बालाश्रम में आएगा। बंधुआ मजदूरी, जिसको बंधुआ मजदूरी भी इसका एग्जाम्पल है, बंधुआ मजदूरी ये भी क्या है, इसका एग्जाम्पल है। तो देखिए बालाश्रम का मतलब है कि भाई बिना मर्जी के आप कार्य नहीं करवा सकते हो। हाँ, जब कोई इंसान काम करना चाहता है, उसकी मर्जी है तो काम करेगा, अगर वो नहीं चाहता है तो काम क्यों करेगा, नहीं करेगा। ठीक है, और बंधुआ मजदूरी आप नहीं करवा सकते हो, बंधुआ मजदूरी आप नहीं करवा सकते हो। कभी कभी आपने देखा होगा या अभी भी शायद ये चलता हो, अभी भी आपने देखा होगा कहीं पर कि कभी कभी क्या होता है ना कि कहीं पे जो मजदूर होता है उसके पिताजी मजदूरी कर रहे होते हैं किसी सेठ के पास में या कहीं पर भी, उसके बाद उसके बेटा भी मजदूरी कर रहा होता है वहीं पर, उसके बाद उसका बेटा भी कर रहा होता है। तो जैसे एक वो वंशावली चली आती है ना पीढ़ी दर पीढ़ी, उस टाइप में, तो वो ठीक नहीं है। तो भाई आप बंधुआ मजदूरी नहीं करवा सकते हो। ठीक है, बिना मर्जी के आप काम नहीं करवा सकते हो। इन सब के विरोध में है कौन सा, आर्टिकल नंबर 23। कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 23। ठीक है, तो बिना मर्जी के कार्य नहीं करवाओगे, बंधुआ मजदूरी नहीं करवाओगे, ये किसमें है, आर्टिकल 23 में। अब देखिए एक आता है बेगार। ठीक है, बेगार मतलब बिना पैसों के काम कराना।
बिना पैसों के काम करवाना या बहुत कम पैसे देकर के काम करवाना, इसमें ऐसा भी बोल सकते हैं। बेकार मतलब बिना पैसों के काम करवाना या बहुत कम पैसे देकर के काम करवाना, इसमें ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आया आपको। तो अब देखिए बिना पैसों के काम करवाना क्या है, बेकार है। ठीक है, या फिर बहुत मतलब जो निर्धारित दर है उससे बहुत कम मूल्य देना भी क्या है, उससे बहुत कम मूल्य देना भी बेकार के समान ही है। निर्धारित मूल्य जो है, देखो भाई मजदूरी की कोई निर्धारित मूल्य होगी, अब उस निर्धारित मूल्य से भी अगर बहुत कम मजदूरी दी जा रही है, सभी के देखो सभी काम की अलग अलग निर्धारित मूल्य होती है। सपोज दैट कोई भी इंसान कोई काम कर रहा है, उसकी निर्धारित मूल्य से अगर बहुत कम मूल्य दिया जा रहा है, बहुत कम वेतन दिया जा रहा है काम करने के एवज में, तो ये भी क्या है, ये भी एक बेकार का टाइप हो जाएगा। ठीक है, तो आर्टिकल 23 इन सब के विरोध में है, इन सब के अगेंस्ट में है। किस किस के में, मानव दुर्व्यापार के में, बालाश्रम के में और बेकार के में, इन सब के विरोध में है कौन सा, आर्टिकल नंबर 23, आर्टिकल नंबर 23। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा कि आर्टिकल नंबर 23 क्या कहता है। और आगे देखिए इसमें, अब देखिए एक केस है जो इंपॉर्टेंट है, काफी आपको याद करना है, एशियाड वर्कर्स केस। एशियाड वर्कर्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई देखो किसी भी काम की एवज में निर्धारित दर से कम मजदूरी देना या कम वेतन देना बेकार के समान है, बेकार के समान है। तो देखो सुप्रीम कोर्ट ने एशियाड वर्कर्स केस में कहा है कि भाई देखो निर्धारित दर से कम मजदूरी देना या उससे कम वेतन देना किसी काम के एवज में, ये सब क्या है, ये सब बेकार के समान है। किसके समान है ये सब बेकार के समान है। और बेकार के लिए, बेकार के विरोध में जो आर्टिकल है वो कौन सा है, 23 है। और बेकार के विरोध में कौन सा आर्टिकल है, 23 है। अब ये बेकार के समान है तो ये गरिमा में जीवन के क्या है, अधिकार की अवहेलना करता है। और ये बेकार किसकी अवहेलना करता है, ये गरिमा में जीवन, रेस्पेक्टेबल लाइफ, गरिमा में जीवन की अवहेलना करता है। किसकी अवहेलना करता है, ये गरिमा में जीवन की अवहेलना करता है। तो अब आपको समझ में आया। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमने देखा कि भाई जो हमारा आर्टिकल 23 है वो किस किस के खिलाफ में है, तो मानव दुर्व्यापार के, बालाश्रम के और बेरोजगारी के ये खिलाफ है, हमने इतना देखा। देन उसके बाद हमने देखा कि भाई देखो मानव दुर्व्यापार का मतलब मानवों की खरीद फरोख्त नहीं होगी। ठीक है, और मानव दुर्व्यापार का मतलब मानवों की खरीद फरोख्त है, लेकिन आर्टिकल 23 इसके विरोध में, मतलब ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, मानवीय अंगों की खरीद फरोख्त नहीं होनी चाहिए। अब फिर हमने देखा बालाश्रम, बंधुआ मजदूरी नहीं होना चाहिए, बिना पैसा दिए या बिना मर्जी के काम नहीं कराओगे आप। ठीक है, बेकार में बिना पैसे दिए आप काम नहीं कराओगे, या निर्धारित मूल्य से बहुत कम पैसा देकर के भी आप काम नहीं कर पाओगे। ये सब किस में बात की गई, ये सब आर्टिकल 23 में बात की गई है। किस में बात की गई है, आर्टिकल 23 में ये बात की गई है। अब देखिए उसके बाद हमने एक इंपॉर्टेंट केस के बारे में जाना जिसका नाम है एशियाड वर्कर्स केस। क्या नाम है, एशियाड वर्कर्स केस जिसका नाम है। ठीक है, तो एशियाड वर्कर्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निर्धारित दर से कम मजदूरी देना बेकार के समान है। निर्धारित दर से कम मजदूरी देना क्या है, बेकार के समान है। और ये गरिमा में जीवन की अवहेलना करता है। ये किसकी अवहेलना करता है, ये गरिमा में जीवन की अवहेलना करता है। ठीक है, तो ये हुआ है हमारा आर्टिकल नंबर 23। तो आपको, मैं भी आपको अच्छे से समझ में आया हुआ क्लियरली कि आर्टिकल नंबर 23 क्या बात करता है। तो ये हो गया हमारा आर्टिकल नंबर 23। अब कौन सा बच रहा है इसमें, देखो हमने यहाँ पे देखा है कि भाई शोषण के विरुद्ध अधिकार में आर्टिकल 23 आता है, 24 आता है, 23 आता है, 24 आता है। 23 हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम चलते हैं 24 पर। अब किस पर चलते हैं, 24 पर हम चलते हैं। तो देखिए अब आगे, तो देखिए अब आता है हमारा 24, आर्टिकल नंबर 24 अब आता है हमारा। तो देखिए आर्टिकल नंबर 24 क्या बात करता है, आर्टिकल नंबर 24 बताता है बालात श्रम
पर प्रतिषेध के बारे में बात करता है, मतलब बालात श्रम को रोकने के बारे में, उस पर रोक लगाने के बारे में बात करता है आर्टिकल नंबर 24। अब बालात श्रम क्या होता है? बालात श्रम का मतलब है बच्चों कि जिनकी एज 14 ईयर्स से कम है या 14 ईयर्स तक भी है, उनसे कारखानों में, फैक्ट्री में, मिल्स में, इन सब में क्या काम करवाना, यही क्या है? बालात श्रम है। यही क्या है? बालात श्रम है। मतलब उनको उनके जितने फंडामेंटल राइट हैं उनसे दूर कर देना, मतलब एजुकेशन से दूर कर देना, कुल मिलाकर के उनका बचपन खत्म कर देना। अपन ऐसा कह सकते हैं कि कुल मिलाकर के उनका बचपन खत्म कर देना, ये क्या है? ये बालात श्रम है। ठीक है, तो आर्टिकल 24 किसके बारे में बात करता है? आर्टिकल 24 बात करता है बालात श्रम के बारे में। अब बालात श्रम के बारे में बात करने वाला कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 24 है। तो देखिए इसमें क्या क्या बोला गया है, देखिए ध्यान से आप। कारखानों आदि में बालात श्रम को रोकना, ये किस आर्टिकल में बताया गया है कि भाई कारखाने वगैरह में बच्चों से काम नहीं करवाया जाएगा, और वो भी ठीक है, और एज कितनी होनी चाहिए? 14 ईयर्स तक। अगर 14 ईयर्स या उससे कम है तो आप उससे काम नहीं करवा सकते हो। उसके बारे में बताया गया आर्टिकल नंबर 24 में। सेकंड देखिए, बाल शोषण को रोकना, ये भी किसमें बताया गया है? ये भी बात एक ही है, ये भी बताया गया आर्टिकल नंबर 24 में। अब बाल शोषण को रोकना मतलब किस किस में? माइंस में, फैक्ट्रीज में, उद्योगों में, इन सब में क्या है? इन सब खतरनाक उद्यमों में, ठीक है, इन सब खतरनाक कामों में आप बच्चों को नहीं लगा सकते हो, आप बच्चों को नहीं लगा सकते हो। ये किसमें कहा गया? ये कहा गया था बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम 2016 में। एक एक्ट है, एक क्या है? एक एक्ट है, और इस एक्ट में कहा गया बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम 2016 में कि जिनकी एज 14 साल से कम है उन बच्चों को खतरनाक उद्यमों में जैसे कि माइंस हो गई, फैक्ट्रीज हो गई, इन सब में काम करने के लिए नहीं लगा सकते हैं, इन सब में काम करने के लिए नहीं लगा सकते हैं। खतरनाक उद्यम मतलब माइंस हो जाएंगी, फैक्ट्रीज उद्योग हो जाएंगे, फैक्ट्रीज हो जाएंगी, ये सब क्या है? खतरनाक उद्यम हैं। तो बोला गया है बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम 2016 के एक्ट में कि भाई बच्चों के लिए आप खतरनाक उद्यमों में काम करने के लिए नहीं लगा सकते हो, और वो कितनी एज? जिनकी एज 14 ईयर्स से कम, मतलब 14 वर्ष से कम या 14 वर्ष तक भी है, तो भी आप उनको नहीं लगा सकते हो। हाँ भाई, ये बोला गया है कि जो बच्चे हैं वो घरेलू काम में हेल्प कर सकते हैं, वो भी थोड़े, मतलब वो भी काफी सरल काम हो, काफी सिंपल काम हो, उन घरेलू कामों में बच्चे क्या कर सकते हैं? मदद कर सकते हैं, उन घरेलू कामों में बच्चे हेल्प कर सकते हैं, सहायता कर सकते हैं। लेकिन जिनकी एज 14 वर्ष या 14 वर्ष से कम है उनको आप खतरनाक उद्यमों में नहीं लगा सकते हो, ठीक है, उनको आप खतरनाक काम नहीं करवा सकते हो। हाँ, बच्चे घर के जो घरेलू काम हैं उनमें हेल्प कर सकते हैं, उनमें सहायता करवा सकते हैं, पर वो भी खतरनाक काम नहीं होने चाहिए, वो भी क्या हो? वो भी सरल काम हो, बच्चों के लायक होने चाहिए, मतलब बच्चा उनको आसानी से कर पाए, ऐसे काम वो होने चाहिए। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया कि भाई आर्टिकल नंबर 24 किसकी बात करता है? आर्टिकल नंबर 24 बात करता है बालात श्रम की। किसकी बात करता है? बालात श्रम की बात करता है। अब देखिए बोला गया है कि भाई आर्टिकल, देखिए आप, बोला गया है कि भाई आर्टिकल 21A और 24 एक दूसरे के पूरक हैं। क्या बोला गया है? आर्टिकल 21A और 24 एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के क्या हैं? पूरक हैं। मतलब क्या है इसका? तो देखिए हमने पढ़ा था, जब हमने आर्टिकल नंबर 21A देखा था तो उसमें हमने देखा था कि आर्टिकल नंबर 21A में क्या आता है? आर्टिकल 21A में राइट टू एजुकेशन है, शिक्षा का अधिकार है, ठीक है, और शिक्षा का अधिकार है, और जबकि आर्टिकल नंबर 24 में क्या आ रहा है? बालात श्रम आ रहा है, ठीक है। तो ये एक दूसरे के पूरक कैसे हुए? एक दूसरे के पूरक ऐसे हुए कि बच्चों को बालात श्रम में लगाकर, खतरनाक उद्यमों में लगा करके या खतरनाक कामों में लगा करके, या बच्चों को जिनकी एज 14 वर्ष या उससे कम है उनको फैक्ट्रीज वगैरह में या माइंस वगैरह में लगा करके उनको एजुकेशन से दूर कर दिया जाता है। उनको किससे दूर कर दिया जाता है? एजुकेशन से दूर कर दिया जाता है। इसीलिए पूरी सोसाइटी और सरकार का उद्देश्य होता है कि भाई राइट टू एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, ताकि जितने भी पेरेंट्स हैं और जितनी भी सोसाइटी में सभी मेंबर्स हैं उन सब में क्या हो? अवेयरनेस जागे, उन सब में जागरूकता जागे, और वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को क्या कराएं? ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को एजुकेट करवाएं, ठीक है, उनको पढ़ाई करवाएं, ताकि
कोई भी बच्चा माइंस या फैक्ट्री या उद्योगों में काम ना करे, ठीक है, और वो बाल श्रम से बच सके, ठीक है। तो उस वजह से बोला गया है कि आर्टिकल 21A और आर्टिकल 24 एक दूसरे के क्या हैं, पूरक हैं। क्योंकि आर्टिकल 21A अगर बढ़ेगा, मतलब राइट टू एजुकेशन अगर अच्छे से प्रमोट हो जाएगा, अच्छे से बढ़ जाएगा, ठीक है, सभी लोगों में, सभी सोसाइटी के जितने भी मेंबर हैं, जितने भी पेरेंट्स हैं, सब में अवेयरनेस अगर आ जाएगी, तो जो आर्टिकल 24 है जिसमें बालाश्रम के प्रतिषेध की बात की गई है, तो फिर क्या होगा, ये बालाश्रम जो है वो कंट्रोल हो जाएगा। बच्चे फिर क्या फैक्ट्री और माइन वगैरह में उनको ज्यादा नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक दूसरे के क्या हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। यहाँ तक मैं भी आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब चलिए आगे देखिए। तो भाई हमने यहाँ तक देखा। अब हमने जो बात की थी कि भाई खतरनाक उद्यमों, ठीक है, में 14 वर्ष या 14 वर्ष से कम बच्चों को काम करने के लिए मनाही है। तो ये किसमें कहा गया, ये बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम 2016 में कहा गया, ठीक है। अब ये अधिनियम कहाँ से आया, देखो इससे पहले एक और अधिनियम चलता था। इससे पहले अधिनियम था बाल श्रम अधिनियम 1986। कौन सा अधिनियम था, बाल श्रम अधिनियम 1986। इसमें संशोधन करने के बाद बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम लाया गया, जो कि 2016 में इसमें संशोधन करके इसको लाए, ठीक है। तो इसमें कहा गया है कि भाई जिनकी एज 14 साल, जिनकी एज 14 वर्ष या उससे कम है, 14 वर्ष से कम या 14 वर्ष भी है, तो फिर उनको खतरनाक उद्यमों में काम नहीं करवाया जाएगा। मतलब जिनकी एज 14 वर्ष या उससे कम है, उन बच्चों से खतरनाक उद्यमों में काम नहीं करवाया जाएगा, ठीक है। ये किसमें कहा गया, बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम 2016 में ये कहा गया। तो यहाँ तक आपको मैं भी अच्छे समझ में आया होगा। तो हमने हमारे 3 फंडामेंटल राइट कंप्लीट कर लिए। तो हमने कौन कौन से फंडामेंटल राइट कर लिए, तो हमने 3 फंडामेंटल राइट कंप्लीट कर लिए। वो 3 फंडामेंटल राइट कौन कौन से हैं, तो देखिए आप 3 फंडामेंटल राइट। सबसे पहले हमारा राइट टू इक्वलिटी, जो कि हमने कंप्लीट कर लिया है। सेकंड वाला है हमारा राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, ये भी हमने कंप्लीट कर लिया। थर्ड नंबर का था हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि आर्टिकल 23 और 24 इसमें आते हैं, ये भी हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। तो 3 फंडामेंटल राइट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं, 3 फंडामेंटल राइट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब आएगा हमारा फंडामेंटल राइट नंबर 4, जो कौन सा है वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो ये क्लास कैसी लगी आपको, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। एंड अगर इस क्लास में कोई मिस्टेक हुई हो तो उस मिस्टेक को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, ताकि आने वाली नेक्स्ट क्लास में मैं अपनी मिस्टेक को, अपनी गलती को सुधार सकूं, उसको ठीक कर सकूं। एंड देखते रहिए और बने रहिए कंसेप्ट विद केएस सर के साथ। धन्यवाद।